Hello, friends. Today I am honored to have Professor Ishtiaq Ahmed with me. Sir is Professor Emeritus in Stockholm University, and he's also related to NUS, National University of Singapore. और सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं पाकिस्तान पर और मोहम्मद अली जिन्ना पर। और अब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा नहीं आपको। अगर इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए तो सर के यूट्यूब चैनल पे जाएं, और बहुत सारे वीडियो जो कि रियली एनरिचिंग है। और अगर इसको यूपीएससी और आईएएस स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप एक बार सर के चैनल पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि जो आप ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं, जिससे हेट करते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, हाउ एनलाइटनिंग इट इज। तो मैं बहुत पहले से सर का काफी फैन और स्टूडेंट रहा हूं। सर को तो नहीं पता बट मैं रहा हूं। तो अभी यूपीएससी का पेपर आया तो सर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आईएएस का जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उसका नाम आईएएस हुआ। तो उसको जी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है सर। तो अभी ठीक दो है। दिन पहले उसका एग्जाम हुआ। तो मैंने आपको पेपर भेजा था, तो कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसमें इंसाइट दें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कॉलर स्कॉलर एंड ऑल्सो स्कॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट तो बहुत है पर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं। और चले। हम लोग पाकिस्तान को थोड़ा बस क्रिकेट मैच और थोड़ा वो उससे देखते हैं। तो सर एक बात बस सर मैं जानना चाहूंगा, मैं सच में जानना चाहूंगा, आप सर पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? लाहौर से। लाहौर। लाहौर जी से। जी, लाहौर। जी जी। तो सर लाहौर के हैं और वो पंजाब का हार्ट भी है, ठीक है। सर जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था सर, वो ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम वाज इट्स वेगनेस, इट मेंट एवरीथिंग टू एवरीवन। जी। बात ये है कि यू हैव फॉर्मुलेटेड इट वेरी वेल, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले जिन्ना साहब ने इसको बहुत क्लेवरली इस्तेमाल किया। कंक्रीट करने से उनकी फिर मजबूरियां बढ़ जाती थी ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्योंकि ये सात, क्या कहते हैं, 1940 मार्च के बाद ये सारा मूवमेंट, तो हर एक को ही वांटेड टू ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड। तो जो जैसा लोग देखे वैसे ही उनको प्रॉमिस भी कर दी, ये भी होगा वो भी होगा यूं भी होगा। तो जो मैंने किताब जिना वाली लिखी है उसमें यही तो मैंने शो किया है कि पाकिस्तान बनने के बाद, पंजाबी में कहते हैं स्यापा, यानी रोना धोना, ये है कि जिन्ना साहब तो ये भी कहते थे, जिन्ना साहब यूं भी कहते थे। तो जिन्ना साहब चाहते क्या थे? मैंने कहा ये यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और 75 साल, अब तो किताब छपे हुए 2-3 साल हो ही गए हैं, 4 साल हो गए हैं बल्कि, जी सर। हमने टाइम वेस्ट किया इन ट्राइंग टू फाइंड कि जिन्ना साहब चाहते क्या थे। मैंने कहा जिन्ना साहब सिर्फ ये चाहते थे कि ऐसी आर्गुमेंट्स वो इस्तेमाल करें जिनसे एक तो लगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम भी खतरे में होगा और मुसलमान भी होंगे, इसलिए इनको अलग मुल्क चाहिए। लेकिन सारे मुसलमान तो इससे कन्विंस नहीं थे। 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जो रिजर्व सीट्स थी मुसलमानों की, आपको पता है 1906 के बाद, नहीं 1909 के बाद मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे, यानी मुस्लिम्स कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो उसमें तो पंजाब में 75 रिजर्व सीट्स थी मुसलमानों की, सिर्फ 2 मिली थी, जो बाद में एक हो गई, क्योंकि उनमें से एक जो है वो क्रॉस कर गया टू द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। जो आज का पाकिस्तान है इसमें रीजनल पार्टीज की स्ट्रेंथ थी, और सारी रीजनल पार्टीज जो हैं वो इंटर कम्युनल थी। मसलन पंजाब की पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो है, उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और सिखों की सपोर्ट भी थी। और वो कम्युनलिज्म के बहुत खिलाफ थे। वो पंजाबियत, यानी कि हम सब पंजाबी हैं, इसमें सूफी भी हैं, इसमें गुरु भी हैं, इसमें संत भी हैं, इसमें जोगी भी हैं, ये सारा मिलजुल के जो हमारा विरासत है, हेरिटेज है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 37 में लोगों ने वोट मुस्लिम लीग को नहीं दिया। सिंध के अंदर जहाँ पे 71% मुसलमान थे, एक भी सीट नहीं मिली मुस्लिम लीग को। वो जो रीजनल पार्टीज थी, महल आज़ाद
सिंध पार्टी या कुछ इस किस्म की, वो United. नहीं, यूनिटी पार्टी, Yes, sir. Sindh United. अल्लाह बख्श उमरू, उनकी पार्टी को मिली। हाँ जी। Sindh United नॉर्थ, Party. जी, और हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अब जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, जहाँ पे 96% मेजॉरिटी थी मुसलमानों की, वहाँ एक सीट नहीं थी मिली मुस्लिम लीग को। इसके बाद जिन्ना साहब ने देखा कि जब तक हम हिंदू मुसलमान को दो मुख्तलिफ कौमें नहीं कहेंगे, नेशंस, और ये भी नहीं कहेंगे कि ये दोनों मिलके नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान तो बनेगा नहीं। तो उन्होंने ये कार्ड प्ले करना शुरू किया, कम्युनल कम्युनल कार्ड। कम्युनल कार्ड पहले से था, हिंदुओं की तरफ से भी इस्तेमाल होता था, मुसलमानों की तरफ से भी, लेकिन इंडिविजुअल करते थे या मार्जिनल पार्टीज करती थी जिनकी पब्लिक सपोर्ट कोई नहीं थी। यानी आम हिंदू मुसलमान जो है वो इनकी बातों में नहीं था आता, वो कांग्रेस के साथ थे या रीजनल पार्टीज के साथ थे। 37 में कम से कम ये रिजल्ट है। उसके बाद जब 1940 में मार्च में 24 मार्च को इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया, तो उसमें तो आर्गुमेंट यही है ना कि आप इंडिया की पार्टीशन करें और मुसलमानों के मुल्क बनाएं, कई मुल्क, बाद में वो एक बना, ठीक है। और इसके लिए फिर मुसलमानों को कैसे तैयार किया जाए? आप देखें, जो मुसलमानों की मेन जमात थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जमीयत उलमा हिंद, उसने तो कांग्रेस का साथ आखिर तक दिया, और आज तक वो बेसिकली ये भी कहते हैं कि कश्मीर जो है वो टू टंग है इंडिया का, और वो पाकिस्तान की पार्टीशन को गलत समझते हैं। उसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, इस तरह ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े स्कॉलर थे इस्लाम के, उन्होंने भी जिन्ना साहब की बात नहीं मानी। खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उन्होंने भी रिजेक्ट किया। इसके अलावा बिहार में, यूपी में, इधर उधर कई मुसलमान हैं। बल्कि आपको मैं बताऊं, जब मैं पंजाब की, मेरी जो सबसे मशहूर किताब एक ज़माने में थी, अब भी उसी का जिक्र रोज़ होता है, वो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, कि पंजाब की पार्टीशन कैसे हुई। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो जब मैं पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में गया, तो वहाँ पे पुराने नेशनलिस्ट मुस्लिम मुझे मिल गए, जो 47 में सारे कांग्रेस के सपोर्टर थे। तो पता लगा कि एक्चुअली 47 में भी हर जगह पे वो मुसलमान थे जो इंडिया की पार्टीशन के हक में नहीं थे। वो समझते थे कि मुस्लिम लीग जो है ये एक लैंडलॉर्ड्स की और अंग्रेज़ों की टोडी पार्टी है, ये आम बंदों की पार्टी नहीं है। लेकिन पार्टीशन हो गई, तो सबको मिलाने के लिए देखो ना, उन्होंने फिर ये जो जमीयत उलमा हिंद थी, ये देवबंद वाली जो सोच है मुसलमानों की, उससे रिलेटेड थी। जो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और कुछ हिस्से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हैं, वहाँ पे ये बरेलवी टाइप के सुन्नी मुसलमानों की हैं। ये दोनों सुन्नी, लेकिन एक दूसरे से ये इख्तलाफ रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, कि सही इस्लाम क्या होता है, इस पे इन दोनों का झगड़ा है। लेकिन दोनों को हम सुन्नी ग्रुप ही मानते हैं, ठीक है, जो 80-85% मुसलमान हैं सब कॉन्टिनेंट के। उनकी नहीं थी बनती देवबंदियों के साथ, तो जिन्ना साहब फिर उनको साथ मिलाया, और पंजाब में और इधर उधर जो फिर इन्होंने कैंपेन की है ना, 1945 अगस्त में शुरू हुई है कैंपेन, और इलेक्शन हुए हैं जाके मार्च और अप्रैल, फरवरी और मार्च 1947 में, सॉरी 46 में। इस दौरान इन्होंने फिर जो है ना सारी प्रोमिसेस के हम इसे एक आइडियल मुस्लिम स्टेट बनाएंगे। जो पढ़े लिखे मुसलमान थे जो कह रहे थे भाई आप क्या कर रहे हैं, उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, आप आए, हिंदुस्तान में तो आपकी प्रमोशंस होना बड़ा मुश्किल है, हिंदू हमसे आगे हैं।
ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान बनेगा तो आपकी प्रमोशंस होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अपील करती हैं उस ज़माने में कि अब क्या होने वाला है। और जाते वक्त अंग्रेज़ ने फैसला किया कि इंडिया की पार्टीशन करने में उन्हें फ़ायदा है। यूनाइटेड इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू जो कि एंटी इंपीरियलिस्ट थे, वो दुनिया की जो कॉलोनियल पावर्स की जो उसको तोड़ना चाहते थे। तो अगर वही हुकूमत इंडिया की बनी तो फिर जो हम चाहते हैं दुनिया में करना वो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जिन्ना साहब जो ज़्यादा प्रो वेस्ट हैं इनके लिए एक मुल्क बना दो। और बाद में पाकिस्तान जब बन गया तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना वो फ्रंट लाइन स्टेट बनाया ना। आप लोग तो बहुत यंग हैं, आपके स्टूडेंट उससे भी ज़्यादा यंग हैं, लेकिन 1979 में 78 के बाद अफ़गानिस्तान में हुकूमत कम्युनिस्टों की आ गई अफ़गान, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए फिर पूरे वेस्ट ने सारे मुसलमानों को जिहाद का फ़लसफ़ा सिखाया कि आपकी ड्यूटी तो जिहाद करना है, पढ़ना नहीं है, जिहाद करो। तो मैंने तो खुद, मैं पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था, वहाँ पे इस किस्म के सिर फेरे मुसलमान ज़रूर होते थे, लेकिन उनका यह कमाल था कि उनको चाय पिला के उनकी पूरी फ़लसफ़ा सीख, दे हैड नो, सोसाइटी में कोई उनका होल्ड नहीं था। बल्कि जो पता नहीं आपके यहाँ भी जो प्रीस्ट हैं उनको लोग खाना देते हैं या नहीं, हमारे यहाँ तो थर्सडे को खाना जाके दिया करते थे इनके लोगों को, बेचारे गरीब लोग थे ये जो मौलवी हमारे होते हैं। लेकिन फिर इनको सिखाया गया जंग कैसे करते हैं, गन कैसे चलाते हैं, ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं, मशीन गन कैसे चलाते हैं। तो 10 साल उस जुनून, यानी वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म के फलसफे के अंदर इन्होंने पाकिस्तान सोसाइटी को धकेल दिया। हाँ जी। जी सर। तो उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन 47 तक जो, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ठीक है, 47 तक तो जिन्ना साहब की ये स्ट्रेटजी कामयाब हो गई कि हर किस्म के मुसलमान को, शिया को कहा कि नहीं नहीं सेक्टेरियन स्टेट नहीं होगी, जो कादियानी या अहमदी हैं उनको कहा कि नहीं, हाँ सेक्टेरियन स्टेट नहीं होगी, जो ये मौलवी हैं उनको कहा इस्लामिक स्टेट होगी। भाई जहाँ पे 75% लोग मुसलमान होंगे वहाँ पे शरिया के ख़िलाफ़ कैसे कानून, यानी इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ कैसे कानून बन सकता है। तो मौलवियों को ऐसे खुश कर लिया। बाद में जब जिन्ना साहब की डेथ हो गई 1 साल 1 महीने के बाद, तब झगड़ा शुरू हुआ कि कैसा पाकिस्तान होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया 7 मार्च 1949 को, उसके अंदर उन्होंने कहा सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड विच ही हैज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू बी एक्सरसाइज्ड एज ए ट्रस्ट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब ये अगर फॉर्मुलेशन को पढ़ें तो इट्स वेरी फ्लावरी इंग्लिश, सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड, यानी इसको तो हर बात, सॉवरेंटी का मतलब तो है कि आपका हुक्म चल रहा है। तो खुदा की सॉवरेंटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में तो शायद सब लोग मान जाएं, लेकिन गॉड डजंट कम ऑन अर्थ टू एक्सरसाइज हिज सॉवरेंटी। तो वहां पे कहा गया सॉवरेंटी बिलोंग्स टू गॉड विच ही हैज डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। डेलीगेशन होती है कि आप इसको एक्सरसाइज करें थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, कि एक्चुअल सॉवरन जो है वो गॉड है, मगर गॉड की विल कहां से पता लगेगी? थ्रू द इस्लामिक लॉ। दैट्स द थिंग, शरिया जो है। तो बाद में मौलवियों ने कहा कि जनाब ये तो शरिया में पता लगेगा कि गॉड क्या चाहता है, आपको क्या पता है। तो जो जो डिबेट हुआ उसके अंदर ये हुआ था कि 69 मेंबर्स थे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इंक्लूडिंग आई थिंक अबाउट 10-20 मेंबर्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, who belong to the Congress party originally.
लेकिन वो इलाके क्योंकि पाकिस्तान में आ गए थे, सो ऑटोमेटिकली दे बिकेम मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने वहां पे कहा कि जिन्ना साहब ने तो 11 अगस्त 1947 को कह दिया था कि इन दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense, because that is a matter of private faith, but as citizens of the state. तो उन्होंने कहा, हमें तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान सेकुलर स्टेट होगा। बाकियों ने कहा कि भाई हम उनके साथ इसलिए आए थे कि वो कहते थे कि मुसलमानों को अपनी स्टेट चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए नॉन मुस्लिम ने तो स्ट्रगल नहीं ना किया, ये तो मुसलमानों ने किया अपने लिए मुल्क। और हमें तो वो यही कहते रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक होगा पाकिस्तान, तो मेजॉरिटी तो हम है, तो इसलिए हमारी बात चलेगी। अब यहाँ पे बेचारे जो वो कांग्रेस के हिंदू थे, उन्होंने बेचारों ने कोशिश की, बट दे वर स्मॉल इन नंबर्स। और वाकई स्टेट जो है वो तो मुसलमान के लिए बनी थी, वरना ये बनती क्यों स्टेट। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहब की डेथ के बाद जो थोड़ा सा एक था ना वो, कि यार ज़रा सोच समझ के माइनॉरिटीज़ के साथ, वो सारी बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर जो ईस्ट पाकिस्तान के हिंदू हैं उन पे हमले किए 1948 में, 1950 में। जोगिंदर नाथ मंडल जो एक दलित थे, उनको इन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया था, और लॉ मिनिस्टर सिर्फ डेकोरेशन के लिए, डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं कि वो जेन्युइनली चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूशन के। एवरीबॉडी नोज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उनका एक एक अपना है, उनका प्रिंट है। हाँ जी। बट नॉट पुअर जोगिंदर नाथ मंडल। जब ये 7 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ है, इंट्रोड्यूस, तो ही वॉज नॉट इवन इन द हाउस। लॉ मिनिस्टर ने पेश नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया। एंड ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशंस, बिकॉज हाउ कुड ए नॉन मुस्लिम गेट अप एंड सपोर्ट एन इस्लामिक पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान। तो ये एक ट्रेजेडी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों के अंदर भी तो बड़े झगड़े हैं ना। जो मॉडर्निस्ट मुसलमान वो कहते हैं जी डेमोक्रेसी है, जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम वो कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है वो हम बताएंगे क्या है, कि आप खलीफा को इलेक्ट कर सकते हैं, यस, लेकिन औरतों के राइट्स वो नहीं होंगे जो मेल्स के हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके वो राइट्स नहीं होंगे जो मुसलमानों के हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक ग्रेडेड डेमोक्रेसी है। माइनॉरिटीज़ को हम प्रोटेक्शन देंगे, उनकी रिलीजन और ये और वो, बट दे वुड नॉट बी इक्वल इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये मौलवियों का पॉइंट ऑफ व्यू था। जो मॉडर्निस्ट थे वो कहते नहीं जी वो भी इक्वल होंगे, ये है वो है। लेकिन द एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, एक बनी थी आफ्टर 9 years इन 1956, उसमें इन्होंने क्या कहा, दे सेड वही सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स एंड सो दैट ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी ए मुस्लिम। एक तो ये इन्होंने कर दिया। बाद में एक और भी किया कि ऑल लॉज विल बी ब्रॉट इन कॉन्सनेंस, कॉन्सनेंस कहते हैं कंपेटिबल विद कुरान एंड सुन्ना, यानी शरिया ही हो गया ना, कि कुरान और प्रॉफिट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक लॉज सारी हम चेंज करेंगे। और ये भी कहा कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनेगा। वो 56 कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बनी और कभी अप्लाई नहीं हुई। 58 में मिलिट्री कू हो गया। अयूब खान, जनरल अयूब खान ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन और दी 62 में, जो पार्लियामेंट्री नहीं थी, वो प्रेसिडेंशियल थी। उसके अंदर भी वही चीज़ें इंक्लूड हुई जो 56 में थी, एक्सेप्ट दिस टाइम इट वाज प्रेसिडेंशियल एंड नॉट पार्लियामेंट्री। व्हेन अयूब खान फेल इन फ्रॉम पावर इन 69, तो फिर दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ले आए। उसके बाद 70 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के मुताबिक 300 इलेक्टेड सीट्स थी नेशनल असेंबली की। सिर्फ एक अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में
161 सीट्स ले ली मेरे ख्याल से, आउट ऑफ 162, या 160 ले ली। हाँ जी। 62 अराउंड। हाँ जी। तो बाद में अब दे हैड अ मेजोरिटी एंड हैड द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये तो दे कन्वर्ट पाकिस्तान इनटू ए कॉन्फेडरेशन, बिकॉज वो जो 6 पॉइंट्स का प्रोग्राम था मुजीबुर रहमान का, उसके मुताबिक देयर वुड बी टू करेंसीज, फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू द अदर विल नॉट बी अलाउड। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान जिस तरह ये चाहते थे वेस्ट पाकिस्तानी, वो उस तरह नहीं था बन रहा। तो इन्होंने फिर सिविल वॉर की और पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान गॉट इन्वॉल्व इन द अफगान जिहाद। वहाँ पे फिर वो जो अमेरिकन और ये जितने इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई, वो उसका झगड़ा फिर शियों से हो गया जो माइनॉरिटी थे। फिर 90s में टेररिज्म होती रही, शिया सुन्नी टेररिज्म, इन विच द सुन्नीज ऑब्वियसली हैड द अपर हैंड। हाँ जी। और बाद में ये भी है कि 74 में इन्होंने जो अहमदी हैं उनको गैर मुस्लिम भी करार दे दिया था भुट्टो साहब के दौर में। हालांकि भुट्टो साहब वैसे इस्लामिक सोशलिज्म लेके आए थे, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान बना ही मुसलमानों के लिए था और इस्लाम जो है उसको, इसकी अपील को जिन्ना साहब ने इस्तेमाल किया था, तो दे कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट फ्रेमवर्क। उसे कहते हैं पाथ डिपेंडेंस। वंस अ पाथ इज क्रिएटेड, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टेप आउट। अब देखें ना, चाइना के अंदर वैसे तो कैपिटलिज्म उन्होंने स्टोर कर दी है, लेकिन स्टेट कैपिटलिज्म के जरिए उनके लिए मुमकिन नहीं है स्टेप आउट करना। हालांकि ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो माओ जेडुंग ने बनाई थी। सोवियत यूनियन ने तो खत्म की ना अपनी कम्युनिज्म, और तब उन्होंने जो अब है, लिहाजा जब पाथ डिपेंडेंस हो जाए, जिस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे एक स्टेट बनती है, उसी के फ्रेमवर्क में आपको सारा कुछ करना पड़ता है। एज अगेंस्ट दिस, इंडिया हैड वन इट्स फ्रीडम इन द नेम ऑफ ऑल इंडियंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उसी से आपके राइट्स बने। मैं तो कहता हूं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इज एक्चुअली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस प्लस पूना पैक्ट विद डॉक्टर अंबेडकर, एंड ये जो कराची के फंडामेंटल राइट्स थे। दैट्स व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। मेरी जिन्ना वाली किताब में आपने पढ़ा है, मैंने ये सारा आर्ग्यू किया है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इंडियन हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट रियली डू इट। वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस ही नहीं थे करते। जसवंत सिंह ने उसको लेके तो डिसमिस कर दिया कि ये तो नेहरू ने मुस्लिम लीग को एलियनेट कर दिया, ये वो। आई हैव सेड इट्स, ये बिल्कुल इट्स अनफाउंडेड। आई हैव शोन दैट इट वाज अ वेरी वर्केबल, और उसके अंदर 4 मुसलमानों के सिग्नेचर्स हैं भाई, आउट ऑफ 11 या कितने जिन्होंने साइन किया है। यस सर, शायद अजमल खान के भी। हाँ जी। शायद सर अजमल खान, हकीम अजमल खान शायद इन्वॉल्व थे, आई एम नॉट नहीं, श्योर। उसके अंदर थे, मैं बताता हूँ आपको। एकदम अगर आप कहते, शायद हकीम अजमल खान भी हो, मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा वैसे वहाँ पे। आई एम नॉट अ, श्योर। नहीं, 4 नाम है आउट ऑफ 11 और 13 14, 4 जो है ना नाम मुसलमानों के हैं, इतना मुझे पता है। मौलवी अब्दुल कादिर तो पंजाब से थे, उनका है। हाँ, क्या नाम था उनका, सैयद अली इमाम, अबुल कलाम आज़ाद, एंड आई थिंक डॉक्टर अंसारी। ये 4 नाम तो पक्के हैं मेरे पास, वो है पड़ी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला बन रहा था वो कि इफेक्टिव सेंटर होगा और होना चाहिए। हाउ कैन यू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम जहाँ पे सेंटर के पास कोई पावर ही नहीं ओरिजिनल, सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास हैं, वो तो स्टेट 2 दिन नहीं चल सकती। बट सर लखनऊ पैक्ट में जो एग्री किया था उससे बैक ट्रैक करने से लोग ये कहते हैं कि
कांग्रेस एलियनेटेड मुस्लिम लीग। नहीं, बट हु बैक ट्रैक्ड इट? दिस इज, ये भी मेरी जिनाली किताब में आई हैव शोन कि द कांग्रेस डिड नॉट बैक ट्रैक। जिना साहब इन 1924 डिसोसिएटेड हिमसेल्फ विद दैट। कांग्रेस ने उसके बाद अपने आप को किया है। उससे पहले मुझे नहीं कोई डॉक्यूमेंट मिला जहां कांग्रेस ने कहा कि वी डोंट स्टैंड बाय द लखनऊ पैक्ट। देयर वाज अनदर थिंग अबाउट इट। यू सी, लखनऊ पैक्ट was an agreement between the Congress and the Muslim League. It was not a British document which would have been acceptable. जब तक अंग्रेज एक्सेप्ट ना करते तो वो तो कुछ नहीं था हो सकता ना। वो ले आए चैम्सफोर्ड, मॉन्टेगे, वो, सो दे सबवर्टेड लखनऊ पैक्ट को। लखनऊ पैक्ट became redundant because the British brought in the Chelmsford मॉन्टेगे रिफॉर्म्स जो हैं, 1919 का जो एक्ट है, देखे ना, लखनऊ पैक्ट इज 1916। Yes. और ये जो रिफॉर्म है जो जिसे 1919 एक्ट कहते हैं, वो बनाना कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डायरार्की आई। Yes. डायरार्की है ना, Yes, yes, sir. कि प्रोविंसेस में इलेक्टेड होंगी और सेंटर में वही होंगी पुरानी जैसे वाइसरॉय की। तो फिर लखनऊ पैक्ट प्रैक्टिस कौन करता जब तक कि अंग्रेज उसको एक्सेप्ट ना करते? तो वो एक्चुअली रिडंडेंट हो गया बिकॉज द 1919 एक्ट वाज implemented by the British. But it was not formally disowned by either Congress or Muslim League as an agreement. And I have shown that in 1924 in Lahore, Jinnah and the Muslim League disowned द लखनऊ पैक्ट के, ये हमको नहीं कबूल। सो कांग्रेस पे जो इल्ज़ाम है ना, उसका मुझे एविडेंस आप दें कि कांग्रेस का कोई बयान हो आफ्टर 1916 के वी आर नॉट स्टैंडिंग बाय दिस। मैंने तो अपनी जिनाली किताब में जो ढूंढा है, लुकिंग एट ऑल द एविडेंस, तो वो तो जिना साहब ने डिसोन किया उसे। सर, एक बताया जाता है कि लखनऊ, ये नेहरू रिपोर्ट के पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें बड़े सारे लीडर्स गए थे। हाँ, वो एक और बात है जिसमें 14 पॉइंट्स थे जिना साहब के। जी सर। हाँ, बात यह है कि 1924 के बाद कांग्रेस का मूड चेंज हो गया ना, कि इन्होंने खुद ही, भाई जब जिना साहब खुद कहते हैं कि हमको ये काबिल कबूल नहीं है, वी आर नॉट स्टैंडिंग बाय दिस, वी वांट सो दीज मोर राइट्स, मतलब सिंध को उन्होंने कहा कि प्रोविंस बना दिया जाए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और इधर वो ही रिफॉर्म्स लाए जाएं जो कि लखनऊ पैक्ट में नहीं थे। जी। तो फिर हिंदू महासभा और ये पार्टीज भी तो कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर काम कर रही थी ना। उन्होंने फिर फोर्स किया होगा ना कांग्रेस को कि भाई व्हेन दे हैव डिसोन्ड, हाउ कैन वी स्टैंड बाय दीज। अब लोग कहते हैं जी 14 पॉइंट्स अगर मान लेते तो ये होता। मैंने कहा तुम मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट मान लेते तो ये क्यों ना, वो बेहतर एग्रीमेंट थी। बल्कि मैंने शो भी किया है कि 1929 में एक ऑल मुस्लिम पार्टीज एसोसिएशन मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर टू डिस्कस द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। और वहां पे मुस्लिम लीग का एक विंग जो खिलाफतिस्ट थे, जो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर थे, उन्होंने आके उसको पास भी किया। इट वाज पास्ड। लेकिन फिर जिना साहब आए और उसके बाद गुंडे आ गए और उन्होंने वहां से पकड़ पकड़ के उनको बाहर फेंका। अब आप बताओ, वाइसरॉय सिट्स इन दिल्ली, हाउ कुड दिस हैपन इन 1929 अंडर हिज नोज? अगर ब्रिटिश पुलिस ना चाहती और ये गुंडागर्दी ना करने देती तो ये नहीं था हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना, वो आपका क्या मतलब है, अंग्रेज लिख के दे देंगे आपको कि हम ये कर रहे थे? यार, ये अकल अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए। I have a simple question. In 1929, the evidence is that a substantial number of Muslim leaguers who were in favor of this, including who, by the way,
राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, हु वाज द फाइनेंसियर ऑफ द मुस्लिम लीग, वो भी, ये क्या किताब है चौधरी खलीकुज़्ज़मान की, जो यूपी के मुस्लिम लीग, पहले कांग्रेस के लीडर थे फिर मुस्लिम लीगर हो गए। उनकी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, इंडिया में मिल जाएगी। उसके अंदर उन्होंने लिखा है, ये जो मैंने रिफर किया है, कि मुस्लिम लीगर्स हैड कम प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट। तब गुंडों ने अटैक किया और फिर इन लोगों को, जो सपोर्टर थे, बाहर फेंका गया। बोल्शेविक स्टाइल में। हाँ 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 हाँ। तो ये गुंडागर्दी हुई। लेकिन उससे एक साल पहले, या वो 14 पॉइंट्स कांग्रेस ने रिजेक्ट किए थे, वो भी दुरुस्त है। लेकिन मेरी आर्गुमेंट है कि 1924 में डिसोन लखनऊ पैक्ट को मुस्लिम लीग ने पहले किया है। एंड वंस यू डिसोन इट, द अदर साइड इज नॉट बाउंड बाय द सेम टर्म्स देन। ऐसे थोड़ी होता है आप और मैं एक फैसला कर लें और मैं तो विड्रॉ कर जाऊं, लेकिन मैं कहूं तुम इसको फॉलो करो, ये तो नहीं फिर होता। सो ये थोड़े से ट्विस्ट और टर्न्स हैं। ये हो जाता तो ये ना होता, यूं करते तो यूं ना होता, सर ये जिसकी ऐसे। कहानी सर जिसकी कहानी सुनो वो कुछ बात छुपा जाता है, मेन चीज। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुपाया ना, इसीलिए 808 सफ़े लिखे हैं। जी सर, जी सर। सर अच्छा ये बताएं कि जैसे ये एक सर्कल है, जी ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन पाकिस्तान नहीं चाहता इसके बाहर, जी पर इसके अंदर जो है दो एक्सट्रीम व्यू आते हैं। जी। सर एक तो जो आयशा जलाल का है, जो आपने कई बार, फिर से एक बार आप रिपीट कर नहीं, दीजिएगा। वो तो फ्रॉड है ना, उसको छोड़ें आप। क्योंकि व्हाट शी हैज डन इज, शी हैज प्रेजेंटेड अ थीसिस विदाउट गिविंग द एविडेंस टू सपोर्ट इट, एंड suppressing the evidence which I have given, which is hundreds of Jinnah speeches which fly in the face of her thesis. आयशा जलाल तो फ्रॉड है। सर एक मिनट में बता देता हूँ क्या बात है, कोई अगर नया सुन रहा हो तो वो समझ जाए। जी। तो सर यहाँ के एकेडमिक्स भी इस बात को पढ़ाती मानती है कि जिन्ना टिल कैबिनेट मिशन वाज यूजिंग पाकिस्तान एज अ बार्गेन चिप, ओके। और कैबिनेट मिशन के बाद सर जो डायरेक्ट एक्शन हुआ तो देन चेन ऑफ इवेंट्स लेड टू पाकिस्तान। अदरवाइज ही वाज यूजिंग पाकिस्तान एज बार्गेन चिप। सर ये इंडिया की मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में ये बात ही पढ़ाई जाती उसकी बात है कि अगर ये मेरी बात मान लें तो इनकी सारी किताबें ज़ाया हो जाती हैं। इन्होंने आयशा जलाल पे डिपेंड करके अपनी किताबें लिखी हैं। अगर ये ओरिजिनल रिसर्च करते तो ये इस कंक्लूजन पे ना पहुंचते। वो इसे कहते हैं अपना अपने इंटरेस्ट को तो दे कांट एक्सेप्ट कि हमने प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं की। आज तक कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान को भी मैंने पूरा एक चैप्टर दिया यार, वो है। आपने पढ़ा है? जी सर। तो वहां पे तो मैंने कहा है कि एक्चुअली ये भी बकवास है। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान तो आती है 16 मई 19, 46। और हाँ, और सबसे पहले जिन्ना साहब का बयान है कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें तो पाकिस्तान है ही नहीं, ठीक बात एंड सो इट डजंट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, बट आई विल पुट इट टू द मुस्लिम लीग काउंसिल नाउ फॉर कंसिडरेशन। तो उन्होंने पहली दफा तो एक्सेप्ट नहीं की। और 5 जून को जो उनका पब्लिक बयान है जो मैंने दिया, उसमें तो ये है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान वी विल नॉट एक्सेप्ट। सो फ्रॉम द 16th of May till the 5th of June, पब्लिकली ही वाज सेइंग नो नो नो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जंग शुरू हो जाएगी, ऑल दोस थिंग्स ही वाज सेइंग। है। जो हमारी एकेडमिक बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि 10 जून को प्राइम मिनिस्टर मतलब नेहरू ने कहा कि ये नहीं वो मान। नहीं, 10 जुलाई है, जुलाई, वी कम 10 जुलाई को सर। आते हैं उस पे, हाँ सर, और आते ट्वेंटी हैं उस नाइन पे। जुलाई को फिर जिन्ना ने कहा। जी सर। नहीं नहीं, आते हैं ना, लेट्स गो क्रोनोलॉजिकली। जी डेट्स की तो बात है सारी। बात यह है कि आपके एकेडमिक्स भी तो बड़े लेजी लेजी हो सकते हैं ना, सर। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, ये वजह है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो मेरी बात मानते हैं कि उन्होंने, असल में एक और भी प्रॉब्लम है। ये जो 12 वॉल्यूम्स है ना ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पावर के, जी सर। उनमें से एक वॉल्यूम कैबिनेट मिशन प्लान का है। वो शायद इंडियन स्कॉलर्स के साथ के पास है नहीं, तो वो अपनी स्टडी उनकी नहीं है, ये उनकी मजबूरी भी तो हो सकती है ना। मेरे पास वो सारे 12 वॉल्यूम, मैंने आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट देम। सो आई हैव गॉन थ्रू द 1100 पेजेस ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये वॉल्यूम नंबर 7 है। उसका सारा जो है निचोड़ वो मेरी किताब का चैप्टर है। तो जिन्ना साहब ने 5th
जून तक कहा कि नो नो नो, विदाउट पाकिस्तान नहीं। 6 को जब हुआ है ना, काउंसिल के सामने वो कैमरा कैमरा कहते हैं इन सीक्रेसी, वहां पे जिन्ना साहब का बयान ये है कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर गोल, ठीक बट वी मे नॉट गेट इट इमीजिएटली, ठीक बट है। देर आर लूप होल्स, क्योंकि उसके अंदर कैबिनेट मिशन प्लान में एवरी 10 years ये भी तो था ना कि द 3 ग्रुप्स विल हैव द राइट टू ठीक ऑप्ट आउट। तो ठीक उन्होंने कहा एक ये है, एंड वी विल बी वर्किंग देयर टू इंश्योर के पाकिस्तान बने। समझे आप? ठीक। इसके बाद भी डिस्कशंस होती रही। 25 की सुबह को कांग्रेस ने कहा कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं, फॉर द मेन रीजन इज कि इसके अंदर कोई इफेक्टिव सेंटर नहीं है, एंड विदाउट एन इफेक्टिव सेंटर हाउ कैन ए स्टेट यू नो रन। फंक्शन। ये उनकी आर्गुमेंट है। और उन्होंने इसको भी कहा कि हम ये जो है ना 10 साल की ऑप्टिंग आउट को भी हम नहीं एक्सेप्ट करते। और ये दोनों मैं समझता हूँ जेन्युइन बातें हैं। अब कि आउट आउट ऑप्ट आउट करने का क्लॉज जो है डाल देना इज एन इनविटेशन टू ट्रबल। भाई पहले दिन से लोग ट्राई करना शुरू कर दें, ठीक है, खास तौर पे जब सेंटर के पास पावर ही कोई नहीं है। 3 पावर्स है ना, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस। एंड टैक्स, द राइट टू टैक्स, रेज टैक्सेस ओनली फॉर दीज 3 सर्विसेज। लेकिन करेंसी और बाकी डेवलपमेंट के लिए आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक प्रोविंस कुछ डिसाइड कर रहा है, एक कुछ डिसाइड कर रहा है, तो एक लॉपसाइडेड स्टेट तो नहीं ना चल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। तो कांग्रेस ने 25 की सुबह को रिजेक्ट किया, जिन्ना साहब ने 25 की, मगर कांग्रेस ने कहा कि वी रिजेक्ट द इंटरिम गवर्नमेंट आइडिया, बट वी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए यूनाइटेड इंडिया। ठीक ये कैबिनेट मिशन में है। ठीक। और मैंने मेरी अब नई किताब भी आ रही है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि इवन आई थिंक ही फॉरगॉट इट, मौलाना आज़ाद ने भी ये जाके कहा था उन्हें, कैबिनेट डेलीगेशन को, कि ये जो आप कर रहे हैं, हम इंडिया की यूनिटी में यकीन रखते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस, ये जो है 3 ग्रुप्स का विड्रॉल, ठीक है। नेहरू पे इल्ज़ाम गलत लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्ना साहब ने क्या एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट में मैं आऊंगा, लेकिन वी विल नॉट गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया until the 3 groups have made constitutions in which it is said that they can withdraw from the union. So did they accept the cabinet mission plan? तो दोनों लोग आधा आधा कर रहे हैं, हाँ, आधा आधा, आधा आधा। और जो दोनों को अनएक्सेप्टेबल है। हाँ, तो ये है तरीका कैबिनेट मिशन को देखने का। ओके। ये भी होता है कि इंडिया में भी जो स्कॉलर्स हैं ना, थोड़ी सी जेलसी भी हो जाती है, यार हम क्यों ना कर सके। ये भी तो एक प्रॉब्लम होगा ना। दे में भी है, मैंने ये करके दिखा दिए है ना अब। और शायद एक पाकिस्तानी के लिए और एक मुसलमान के लिए करना ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था। ऑथेंटिक भी ज्यादा लगता है सर। मेरी अथॉरिटी ज़्यादा बनती है। यस। ये भी वजह है। यस। ये भी वजह है। वो लोग घबराते भी हैं ये बात करते हुए ना, कि हम कहीं कम्युनल ना गिने जाएं, ये वो। बहुत बड़ी बात है सर, जो यही मैं। हमारे जो हमारे प्रोग्रेसिव लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, उन बेचारों की ये मजबूरी भी होती है। सर आपके मुंह लेकिन से मैं सुनवाना ही लोगों को इसीलिए चाहता हूं कि मतलब आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन टू से दिस। नहीं, वो मैं जानता हूँ, अगर आप कम्युनल हों भी तो ये आपका अपना सोच है। मैं कम्युनल नहीं हूँ, वरना मैं ये किताब लिखता ही ना। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम नॉट कम्युनल। मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है यार। मुझे 50 साल हो गए हैं स्वीडन में। अगर ये कम्युनल सोसाइटी होती तो मैं यहाँ रह सकता था। तो जो सोसाइटी मुझे मेरी आइडेंटिटी को हर्ट नहीं करती और मैं अपना ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ, वही अच्छी सोसाइटी है, मैं तो ये समझता हूँ।
एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो आधा आधा दोनों ने एक्सेप्ट किया। और 10 जुलाई को जो जवाहरलाल नेहरू का जो है कि वी विल गो टू द इंडियन एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे मौलाना आज़ाद ने भी कहा हुआ है वहाँ पे। मैंने उनकी जो डेलीगेशन वाली है ना, मेरी एक नई किताब आ रही है उसके अंदर, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस, बट चले आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सो मे बी वाइल राइटिंग इस बुक डिक्टेट करा रहे थे ना मौलाना आज़ाद, उन्होंने खुद तो नहीं लिखी, तो जो लिखने वाला है उसने शायद बीच में से एडमिट कर दिया हो, या मौलाना फॉरगॉट इट, ये भी हो सकता है। But the thing is, he's himself on record saying that Congress will not accept any constitution which doesn't accept the unity of India. तो नेहरू वो ये कह रहे थे ना कि we'll make a constitution for a united India in the best interest of India। फर्क क्या है दोनों में? ठीक बात। इसको फिर जिन्ना ने ही लैस्ट ऑन इट, और 29 जुलाई को वो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। डायरेक्ट एक्शन के बाद कलकत्ता किलिंग हुई, कलकत्ता किलिंग से फिर नोआखली में हुई, नोआखली में हुई तो फिर बिहार में भी हुई, फिर मुंबई में हुई, फिर यूपी के एक इलाके में हुई, फिर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एक डिस्ट्रिक्ट है हज़ारा, वहाँ पे हुई, फिर ये पंजाब में आ गई, और उसके बाद ये ख़त्म ही नहीं हुई और मुल्क टूट गया। ऐसे है। जी सर, ठीक एक है। अभी आपने बोला तो मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। कॉलर अगर मान लीजिए है और उसके सच बोलने से हार्मनी डिस्टर्ब होती है, कौन सी वाली हार्मनी? कोई भी सर, सोशल हार्मनी, किसी भी तरह की सोशल हार्मनी, उसके सच अब लिखने बोलने से, व्हाट ही शुड डू? हाँ, ये अच्छा सवाल है, लेकिन झूठी हार्मनी जो है वो तो नहीं हो सकती। मसलन पाकिस्तान में कहना कि सारे मुसलमान एक हैं, इज इट ट्रू? हैव दे ट्रीटेड द मुस्लिम्स वेल? क्या उनके लिए इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले हैं? चले मुसलमानों के लिए बना था, माइनॉरिटीज तो थी बहुत थोड़ी, आप उनके लिए कुछ करते? उनको बैंकरप्ट कर दिया पाकिस्तान को। हाँ जी। तो ये झूठी हारमोनी है ना। हारमोनी हार्मनी वही सच है, पे ही बेस हो सकती है। हारमोनी वो है जो सबके इंटरेस्ट को देख के बिल्ड हो, वो सॉलिड होती है। जो हारमोनी आर्टिफिशियल होती है, इट डजंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे होता है। सर अच्छा, दूसरा जो एक्सट्रीम है सर, कई बार मैंने सुना है, वो डॉक्टर इसरार अहमद हैं सर, पाकिस्तान थे मतलब। हाँ तो जी। सर उनका कहना है कि खिलाफत मूवमेंट से ही पाकिस्तान का बनना इनएविटेबल हो गया था। जिन्ना ओनली एड वाज एन एडवोकेट ऑफ इट, इस्लामिक। वो डॉक्टर इसरार भी मुझे समझ नहीं आती, मेडिसिन के डॉक्टर थे, वो छोड़ के इधर क्यों आए? मैंने कई लोगों को देखा है जिनका कोई ये फील्ड नहीं है, दे स्टेप इनटू दिस फील्ड क्योंकि इसके अंदर वो डेमागोगी के बड़े चांस हैं। बट ये नॉनसेंस है। यानी पाकिस्तान को जस्टिफाई करने के लिए दे वुड गो बैक ऑल द टाइम टू मोहम्मद बिन कासिम। इसरार अहमद तो वो खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुए हैं ना। बट दीज आर ऑल आर्बिट्ररी चॉइसेस। आई एम सेइंग दैट द टू नेशन theory was being tossed around आफ्टर 1857। आप ये देखें 1857 में जब ये मेरठ से और इधर से ये बिहार और बंगाल रेजिमेंट्स आई हैं दिल्ली, और इनमें ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू थे, तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में आके क्या कहा है कि बहादुर शाह जफर इज़ आवर एम्परर। हाँ जी, नॉट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका क्या मतलब है कि हिंदुओं के दिल में और बाकी जितने ये लोग थे, उनका एम्परर तो बहादुर शाह जफर था ना। तो फिर कम्युनलिज्म तब तो नहीं थी। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ कम्युनलिज्म, दिस इज अ साइन ऑफ एक्सेप्टिंग कि भाई हम सारे एक ही मुल्क में रहते थे और हमारा एम्परर जो है वो बहादुर शाह जफर है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद फिर टू नेशन थ्योरी जो है दोनों तरफ से आनी शुरू हो गई, कभी बंगाल से, कभी सर सैयद से,
कभी पंजाब से, कभी सिखों से, कभी इस तरह करके ये चलती रही चलती रही चलती रही। पंजाब के अंदर कई दफ़ा लोग शुरू कर देते हैं उनके नाम से, लाला लाजपत राय से। और मैंने कहा यार, लाला लाजपत राय ने अपनी मदर की याद में गुलाब देवी अस्पताल बनाया हुआ है, शर्म करो। अब भी वहाँ पे लोग, हर वक्त उनकी खिदमत होती है लाहौर के अंदर, उस अस्पताल के अंदर। लाला लाजपत राय और उनके फादर जो हैं, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय इस्लाम। बल्कि इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की हुई थी। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुसलमान हो गए थे इनके फादर। और ये नक्शबंदी ऑर्डर जो है मुस्लिम सूफियों का, उसके उसमें इन्होंने शायद मेंबरशिप भी कर ली थी। लेकिन जब सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी और हिंदू और मुसलमानों को दो मुख्तलिफ कौमें कहा, देन दे रिएक्टेड। और लजपत राय ने जब ये 1924 में आइडिया दिया है, तो उससे पहले कोहाट के अंदर किसी ने कोई छाप दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ, तो वहाँ पे फिर हिंदुओं और सिखों पे राइट्स हुए। देन लाला सेड के इसकी डिवीजन करो, तो एक रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। आरएसएस भी तो 1925 में बनी है ना, आफ्टर द कोहाट राइट्स। तो हिंदुओं ने कभी तो रिएक्ट करना था ना यार। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मेरे गले में ना डाल देना। आई एम एक्सप्लेनिंग। लोगों को समझ नहीं आती कि एक्सप्लेन करना तो एक स्कॉलर का काम है, जस्टिफाई करना उसका काम नहीं है। कि एक्शन रिएक्शन ये सारे बताते हैं फिजिक्स वाले, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये नहीं था होना। ये फिर होता गया होता गया। लेकिन मेन स्ट्रीम जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो कांग्रेस लीड कर रही थी, और उसमें मेन स्ट्रीम मुस्लिम जमातें भी इनके साथ थी, यानी जमीयत उलमा हिंद। और इसके अलावा डू यू नो कि 27 अप्रैल 1940 को, आफ्टर द लाहौर रेजोल्यूशन, दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ 5 टाइम्स मोर मुस्लिम डेलीगेशंस आई थी। और मैंने वो किताब के अंदर रिपोर्ट किया है। हाँ जी। 50,000 सर। हाँ। अब लाहौर में तो पता नहीं 5,000 भी नहीं थे, वहाँ पे तो 50,000 थे, यस सर, यस सर, हु वर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यस सर। लेकिन अंग्रेज ने उनको साइडलाइन कर दिया शायद यार। आपने लिखा वो शायद वर्किंग क्लास थे, मतलब एफ्लुएंट नहीं थे। ज्यादातर वर्किंग क्लास के थे, या वो एंटी ब्रिटिश थे। दोनों एक ही चीजें हो जाती हैं ना। यस सर। वर्किंग क्लास हुआ कि उनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। एंटी ब्रिटिश ब्रिटिश का मतलब ये है कि द ब्रिट्स विल नॉट सपोर्ट देम। दोनों चीजें हो जाती हैं। तो मुसलमानों को इस तरीके से इस फ्रीडम मूवमेंट से अलग किया गया और मुस्लिम लीग को प्रमोट किया गया। सर एक चीज और है, मैं आपके मुंह से सुनवाना चाहता हूं। मैंने तो आपका पूरा वीडियो देखा है उस पर। सर जब अच्छा, भी हम लोगों को पढ़ा जाता है सर सैयद अहमद हैज नथिंग टू डू विद टू नेशन, ये हमें कौन पढ़ाया। कहता है ये? कौन कहता है ये? सारा पूरा स्कॉलर एकेडमिक, सर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमने वहां पढ़ा, वहां कॉलेज में पढ़ा कि सर सैयद अहमद हैज नथिंग टू विद टू नेशन थ्योरी। सर उस पर 2 मिनट। असल में उन्हें कहें देन यू हैव नथिंग टू डू विद एकेडमिक्स, यू हैव नॉट डन योर रिसर्च। इसका तो ये मतलब है ना जो ये कहता है। बिकॉज आई हैव वंस अगेन इन माई बुक कोटेड सर सैयद। मसलन उनकी एक किताब है असबाब बगावत हिंद, यस, कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। यस। उसमें वो कहते हैं अंग्रेज़ों को आपने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी ये थी कि आपने जो ये आपके है ना सिपाही, हिंदू मुस्लिम और ये सारे, इनको एक ही यूनिट में रखा। जब ये एक ही यूनिट में रहे तो इनके अंदर भाईचारा पैदा हो गया। यानी खाना पीना भी वहाँ पे, रहना भी जब अब एक जगह पे है, तो चलो ठीक है, हिंदू जो हैं वो गोश्त नहीं खाते, अलग बनाते होंगे, लेकिन सब एक ही जगह काम करते थे तो दोस्ती हो गई। हाँ जी। उसने कहा ये, वाई डिड ही से दिस, बिकॉज जो ये फौजें आई थी उन्होंने तो बहादुर शाह जफर को माना था अपना। दिस वॉज द रीजन। तो उसने कहा कि दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक कि आपने हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा किया अपनी आर्मी में। उसके बाद द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर और आखिर तक सर्व करती रही,
उसमें ऑफिसर क्लास को छोड़ दो, जो आम यूनिट्स होते हैं ना, वो मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के अलग और सिखों के भी अलग। हिंदुओं सिखों के कुछ मिक्स्ड भी थे, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने अलग रखा है ताकि ये कभी मिल के दोबारा हमारे खिलाफ खड़े ना हो सके। एक तो ये बयान है। इसके अलावा सर सैयद के और भी हैं अपना स्टेटमेंट्स कि हाँ, वो हमारे जस्टिस मुनीर, जिनकी किताब है फ्रॉम जिना टू जिया, वो इंडिया में मिल जाएगी, वो आप अपने स्कॉलर्स को दिखा दें। उसमें वहाँ पे उन्होंने कोट किया है सर सैयद को, जो मैंने इस किताब में भी कहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस। सो दोनों मिलके तो एक बन नहीं सकते, लिहाजा एक दूसरे पे डोमिनेट करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इनको, दे कैनॉट बी वन नेशन, इसका तो ये मतलब है ना। तो टू नेशन वहां से ही फिर बनते हैं ना यार, लॉजिक क्या है ये बात की? सर एक आपने वीडियो में कहा था कि किसी ने कहा उनसे कि शायद आपने बोला था सर कि हिंदू भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम सब एक जैसे हैं, तो ही कंपेयर्ड कि ह्यूमन एंड वन एनिमल ऑल्सो आर सेम। नहीं, ये मैंने नहीं, ये किसी और की बात होगी। हाँ जी। पढ़ा था। सर सैयद की और भी बातें मैं लेके आया हूँ जी सर, जी कि सर। उन्होंने ये जो इंग्लिश मॉडल स्कूल का जो था, ये बाकी जो आम किस्म के मुसलमान हैं उन्होंने भी कोशिश की ऐसा स्कूल बनाने की, ताकि आम लोअर मिडिल क्लास के मुसलमान भी आगे आए। और सर सैयद को बुला लिया कि आप इसकी इनाग्रेशन करें। सर सैयद वेंट देयर, शायद मुरादाबाद में या बरेली में, वन ऑफ दीज टू प्लेसेस। और वहां पे जाकर उन्होंने कहा कि भी ये जो इंग्लिश स्कूल जो आप हमारा बना रहे हैं मॉडल का, इसमें कौन पढ़ेंगे? उन्होंने कहा जी ये यहाँ के रहने वाले मुसलमान, दुकानदारों के बच्चे, किसानों के। उनका ये क्या बकवास है? ये वेस्टर्न एजुकेशन इज ओनली फॉर द अशराफिया, यानी जो चलिए। ब्लू ब्लड मुसलमान है। तुम लोग वही पढ़ो जो तुम्हें मौलवी पढ़ाता है। ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने तो मुसलमानों को कभी एक इक्वल नहीं माना यार। कहते हैं मुस्लिम में बड़ी इक्वालिटी है, हो है भी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सर सैयद के जहन में नहीं थी, बाय द वे। ओके, अगला सवाल कोई आपका है? काफी सर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस पे। अच्छा सर, चलो। दूसरा जो ये वाला सवाल आया था सर, पाकिस्तान द स्ट्रेंथ ऑफ, नहीं नहीं सर सॉरी, एक ही आया था, आई जस्ट वांट टू हैव योर व्यू कि स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 एंटिसिपेटेड मेनी टैक्टिक्स गांधीयन, वो तो मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूंगा। सर हाँ बस मैं ये हाँ। कहना चाहता हूँ कि सर सैयद की ही जो स्ट्रीम है उसी ने जाके बाद में सेपरेट क्रेडिट मांगा ना। जी जी, आप कहें कि उससे शुरू होते हैं। देखें, उनके जो फॉलोअर्स थे, जी सर। दे ऑल वेंट इन 1906 इन अक्टूबर टू शिमला जी सर। अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान। जी सर। और उन्होंने डिमांड किया कि हमें आप सेपरेट इलेक्टेड्स दें। ठीक है। और 1909 में जी सर। इन्हें सेपरेट इलेक्टेड्स मिल गए। तो ये सारे सर सैयद के ही फॉलोअर्स थे ना, ठीक है ऐसे सर। है। एक क्वेश्चन आया था सर 2015 में, आई वांट टू डिस्कस इन विद अ ट्विस्ट। सर अच्छा। क्वेश्चन था, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस। तो सर ये काफी न्यूज में रहा क्वेश्चन कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया। तो सर मैं हाँ, ये चेंज करना चाहूंगा, एक आपसे एस्ट्रोलॉजी पूछना चाहूंगा सर, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन और आउटसाइड इंडिया विदाउट मोहम्मद अली जिन्ना। विदाउट मोहम्मद अली जिन्ना इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू create a state called Pakistan. Not impossible. बट जिना साहब ने 7 साल पूरा कैंपेन किया एंड द ब्रिटिश वर नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। मैं ये भी कह रहा हूं, फॉर देम द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अ वे टू होल्ड ऑन टू इंडिया, क्योंकि उसका अंदर मैंने जो एक और चैप्टर है द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, उसमें मैंने बताया कि ब्रिटिश आर्मी वाले कह रहे थे कि जो भी हो, डिवाइडेड और यूनाइटेड इंडिया शुड रिमेन इन द कॉमनवेल्थ, यानी कि डिफेंस ट्रीटी अंग्रेजों के साथ हो। समझ गए आप? जी सर। सो पाकिस्तान उन्होंने
पाकिस्तान मस्ट हैव बीन देयर एज एन ऑप्शन ऑल द टाइम, ये मैं यस। मानने को तैयार हूँ। बट द प्रेफरेंस वो वाज कि पूरा इंडिया ही उनके कंट्रोल में रहे। ठीक है। जब ये नहीं रह सके तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इस तरह देखना चाहिए। नहीं सर, अगर इस तरह देखें कि मान लो ब्रिटिश यूनाइटेड इंडिया करके चले जाते जी। और विदाउट जिन्ना फिर नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कोई डेवलप होते, और वो अफगानिस्तान तालिबान की जगह तरह एक पाकिस्तान नहीं बना सकते थे। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वाई वुड पीपल इन पाकिस्तान वांट टू बी लाइक अफगानिस्तान? ये हिजरत मूवमेंट जब करके गए थे 1920 में, सारा कुछ बेच के, तो वहां से तो लुट के वापस आए थे ना। लिहाजा ये सारी चीजें सिर्फ डेमागोगी की बातें हैं। नो पाकिस्तानी वुड हैव वांटेड टू बी लाइक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो कुछ भी नहीं उगता यार, सिवाय अखरोटों के। हैं जी, कुछ भी तो वहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। और वो हमले जो करते रहे ए, ए, ये पंजाब पे या इंडिया पे, वो इसलिए कि वहाँ भूखनंग थी। सर आज भी देखिए, पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं सपोर्ट करते हैं तो उनका सत्यानाश हो रहा है ना, जो करते भी हैं। करते। यस तो सर। कोई चांस नहीं होना, यस। क्योंकि इस इलाके का मिजाज जो है वो सूफियाना है। यहाँ गुरुओं की बात चलती है, यहाँ सेजेस। मतलब मैंने वो, जब मैं रिसर्च कर रहा था पंजाब पे, तो कई ब्राह्मण जो थे वो टीचर थे यहाँ पंजाब के अंदर, मुसलमानों के। उन्होंने मुझे बताया, कईयों ने, कि वो इतने नेक लोग थे कि हमें स्कूल के बाद बुला लेते थे और फ्री कोचिंग करते थे। तो पंजाब के अंदर जो वो एक है ना, वो कास्ट सिस्टम जो, वो उस तरह इस तरह है ही नहीं था इस तरफ। यहाँ पे गांव के बुजुर्ग जब बैठ जाते थे तो सबको बात माननी पड़ती थी। मैं कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहा, आई हैव टॉक टू पीपल, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सबकी। लोग रोना शुरू कर देते हैं, पंडित ये नाम क्योंकि ज्यादा हिंदुओं में ब्राह्मण थे या कुछ खत्री भी टीचर होते थे, या मौलवी मुसलमान होते थे। तो जो टीचर होंगे वो अपना टाइम निकाल के मुसलमान बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बहुत नेक लोग होंगे ना। तो लोग उनको इस तरह याद रखते हैं। ये जो प्रेजुडिस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लोगों का अपना एक्सपीरियंस वो होता है, जो आज तुम्हारी मेरी बात हुई है ना, आई विल गो आफ्टर दैट। पर और सर लोग, हाँ। पंजाब में सर इतना जो ये सिखों पे हो रहा है सर, इनके गुरुद्वारे मस्जिदों में बदल रहे हैं, मार मार के भगा रहे हैं सर। क्या? सर जो कहाँ? आजकल पंजाब में सर अभी जो सिख बचे हुए हैं, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। फोर्टी हाँ, वो नहीं। वहां से अपना अफगानिस्तान से। नहीं सर, पंजाब में ही अभी रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स आए जहां पे वो गुरुद्वारे को मॉस्क में बदलना चाह रहे हैं। कहाँ की बात है, पंजाब के अंदर? जी सर, जी सर, जी सर, न्यूज आई है 1-2 साल पहले। ये मजाक होना चाहिए, कहाँ की बात है? हाउ इज इट पॉसिबल? आई विल सेंड यू सम लिंक सर, आपको देखेगा तो। अच्छा। नहीं जी सर। नहीं, अगर ये हुआ भी है तो द मुस्लिम्स आर इनवाइटिंग ट्रबल भाई। जी सर। 47 में इनका बुरा हाल कर दिया था सिखों ने। तो ये क्या, ये कोई शरारत होगी? किस जगह हो रही है बाय द वे? सर पंजाब पंजाब की? में ही कोई कोई साहिब करके मॉस्क है, बड़ा सर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे आया था और न्यूज। नहीं, हो सकता है कहीं एक, इसे कहते हैं स्ट्रे इंसिडेंट। ओके सर। इफ दिस इज अ स्ट्रे इंसिडेंट, तो वो तो पागल कहीं भी हो सकते हैं ना। वो मैं यहाँ बाहर सैर करने जाऊं तो मुझे कोई रेसिस्ट आके मार दे, डजंट मीन के द होल स्वीडिश सोसाइटी इज देयर टू किल मी। ठीक है। तो स्ट्रे इंसिडेंट पे बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो तो कहीं भी हो सकता है। ये मुसलमानों को नहीं, वहां पे उन्होंने ट्रेन के अंदर जाके गोलियां मारी हिंदुओं ने, तो अगर सारे हिंदू गोलियां मारना शुरू कर दें तो वहां पे तो सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसे कहीं नहीं होता। और एक और बात सुन लो, ये कम्युनल राइट्स जहां भी होते हैं ना, पहले 5-6 घंटे तो ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो फिर ये कंटिन्यू होता है। द स्टेट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन वन वे और अनदर। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल सही है सर, जलियांवाला पे खड़े लोगों को गोली मार दी, और हाँ, मार्च 47 में राइट शुरू हुए तो आर्मी नहीं डिप्लॉय करी। नहीं की, हाँ।
ये क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है कि होने दो, होने दो। अच्छा सर, थोड़ा सा एक इमेच्योर सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये मानूं कि जिन्ना साहब एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे तो 0, और अगर पूरे इस्लामिक चाहते थे तो 100, तो सर कहाँ पे रखेंगे आप? नहीं, आई वुड से कि जिन्ना साहब वांटेड पाकिस्तान टू बी मुस्लिम एंड डेमोक्रेटिक आल्सो इन सम वे। डेमोक्रेटिक। लेकिन वो मैंने कहा है कि मुस्लिम डेमोक्रेटिक इज नॉट, इज इजली सेड बट डिफिकल्ट, क्योंकि 76 ईयर्स में ये फिर नहीं ना कामयाब हो सके उसको दिखाने में कि ये डेमोक्रेटिक भी है और मुस्लिम भी है। पाकिस्तान जो है वो ओवर टाइम तो ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होता गया है ना, और माइनॉरिटीज ज़्यादा टारगेट हुई हैं। तो डेमोक्रेटिक भी हो और मुस्लिम भी हो, थ्योरेटिकली मे बी वन, बट आई थिंक इट्स नाइदर फिश नॉर फाउल। यस। ना वो ये है ना वो है। आप हिंदू राष्ट्र बना के देख लें, यही प्रॉब्लम होगा। शुरू में नजर नहीं आता, शुरू में नजर नहीं आता, बाद में हिंदुओं में भी तो कई झगड़े हो सकते हैं ना। हाँ, जो आज तक नहीं जिक्र होता उनका, क्योंकि मेन कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने मुसलमानों के साथ बना दिया है। अच्छा सर, जिन्ना साहब का जो आउटलुक था, पहनावा, उनका लाइफस्टाइल, वो एक बड़ा वेस्टर्न सा था। जी जी। पॉलिटिक्स शायद कम्युनल पॉलिटिक्स करी उन्होंने। जी। बट सर, अगर आप उनकी पर्सनल अप्रोच देखें अपने फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी में, सर वो एक सेक्युलर आदमी थे कि एक फंडामेंट, मतलब एक मुस्लिम आइडेंटिटी पे प्राउड करने वाले थे, या एक मोर वेस्टर्न थे? आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, यू डिसाइड। जिन्ना साहब की एक बेटी थी, जी सर, दीना। एक ही बेटी थी ना, औलाद और कोई नहीं थी। उसने जब एक पारसी से शादी कर ली जो शायद क्रिश्चियन हो गया था, यस सर, ये तो बॉम्बे टाइम के बात थे सर। अपनी बेटी से ताल्लुक खत्म कर लिया और उसको डिसइनहेरिट भी कर दिया। लोग कहते हैं जी अपना, व्हेन इंदिरा गांधी वाज मैरिंग फिरोज गांधी, तो नेहरू वाज आल्सो नॉट हैप्पी। तो मैंने कहा उसने शादी कर ली ना इंदिरा गांधी ने, तो फिर उसके साथ नेहरू और वो सारे इकट्ठे एक घर में रहे भी। और वो जो है फिरोज गांधी, वो तो पार्लियामेंट में रोज प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते थे। सर वो पर्सनल फाइट ज्यादा थी। पर्सनल थी, Yes, जो भी उसकी वजह हो सकती है, वो कोई कम्युनल वजह नहीं थी। ठीक है। जिन्ना साहब की कोई और वजह नहीं है स्वाय ये कि वो मुस्लिम नहीं था। तो उनके कपड़े को मैं क्या करूं पहनने को? यू गिव मी गुव। यस। अपनी औलाद को जो नहीं कुछ दे सकता, वो कितना को सेकुलर है यार। यस। बात खत्म हो गई। और सर हिपोक्रेसी की उसकी मदर। और बात सुनो यार, बात सुनो। जिन्ना साहब कोई चर्चिल से तो ज्यादा वेल ड्रेस नहीं ना थे। तो क्या जिन्ना चर्चिल की पॉलिसीज जो हैं वो क्या डेमोक्रेटिक और वो सेकुलर हैं कि उन्होंने सारी दुनिया में इंपीरियलिस्ट वॉर्स को यस। अपना, तो कपड़े पहनने से ठीक है अपनी आपकी एक वो पर्सनैलिटी बन जाती है, लेकिन व्हाट यू डू इन सोसाइटी इज व्हाट रियली मैटर्स। ही वाज पर्सनली आल्सो अ कम्युनल पर्सन। हाँ, ये कम्युनली थे ना जो अपनी बेटी को उन्होंने डिसइनहेरिट कर दिया। एक तो है ना, नाराज हो गए, डिसइनहेरिट भी किया। यस। सो व्हाट शुड आई से अबाउट जिना साहब? कपड़े शपड़े जो हैं उन्होंने पहने हुए थे वो ठीक है वेस्टर्न थे, शराब पीते थे, आखिर तक पीते रहे हैं। हैम सैंडविच खाते थे, पाकिस्तान बनने के बाद खाते थे ये मुझे नहीं पता, उससे पहले जरूर खाते थे। तो अब उनकी प्रैक्टिसेस तो मुसलमानों वाली नहीं थी, सर शिया इसमें थे कोई कि शक नहीं सुन्नी? है। हाँ सर जी। शिया थे कि सुन्नी? ना, देखें वो पैदा तो हुए थे इस्माइली शिया, अच्छा। लेकिन बाद में वो ये जो है ना मातम करने वाले शिया जो आपके हैं वो हो गए। लेकिन मैंने ये भी किताब में लिखा है कि कोई एविडेंस नहीं है कि वो कभी किसी मजलिस में गए हों जहाँ पे ये ना। होते हैं। तो वो नॉमिनल शिया थे, लेकिन अपनी बीवी को उन्होंने जब पारसी से मुसलमान किया था तो एक सुन्नी मौलवी के हाथ पे किया था, बॉम्बे के मौलवी पे। लेकिन उनसे निकाह जो है वो शिया तरीके से किया था। तो व्हाई डिड जिना डू ऑल दैट वी डोंट नो। आई थिंक ही कुडंट बी बॉदर्ड कौन क्या है।
Religion only became his way of arguing a case which he wanted to win at all costs. मैंने ये आर्ग्यू किया कि if you want to look at Jinnah, look at him as a lawyer wanting to win a case at all costs. And that's what he did. सर 2 दफन भी हुए थे उनके? नहीं, 2 फ्यूनरल्स हुए थे। ओके। फ्यूनरल्स, दफन तो एक ही जगह होता है। फ्यूनरल पहले होता है ना। पहले एक उनकी सिस्टर ने किया था प्राइवेटली शिया तरीके से, उसकी भी वजह है, टू क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ ब्रदर। शिया लॉ के अंदर औरतों को ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर, क्या कहते हैं, मेल इशू। समझ गए हैं? वो प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो दूसरी बात है कि वो खुद भी अनमैरिड थी, लेकिन पैसा, ग्रीड, ये अजीब सी चीज है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके पास इतना पैसा है, वो दिन में खाना भी सही नहीं खाते, वो इतने पैसे से प्यार करते हैं। तो ये मेंटल स्टेट्स हैं लोगों की। फातिमा जिन्ना नेवर मैरिड, तो ये प्रॉपर्टी के लिए खैर उन्होंने शिया तरीके से किया। फिर स्टेट फ्यूनरल हुआ, और बरियल जो है वो पर स्टेट के, वो जो एक होता है कोर्टाज उसे कहते हैं, उसके साथ गया, तो वो वैसे हुआ है। उससे पहले लीडिंग प्रेयर जो है वो सुन्नी तरीके से हुई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्ना वाज नॉट सेक्टेरियन इन एनी सेंस। ही वाज कम्युनल, बट ही वाज नॉट सेक्टेरियन। ही कुडंट बी बॉदर्ड। एक्चुअली रिलीजन को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ हो सकता है जिन्ना साहब डिडंट वांट एन इस्लामिक स्टेट, बट सिंस ही mobilized people on such a basis, he created a consciousness based on that, and he created this conflict जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा हिंदू, मुसलमान, सिख मारे गए, 14-15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। तो फिर तो ये स्टेट जो है वो बनी तो मुसलमानों के लिए और इस्लाम के नाम पे ही है ना, वरना ये स्टेट क्यों बनती? तो जिन्ना may not have wanted to make it an Islamic state, let's grant it. But there was no way he could just de-link from the way he had created the state. ये लोगों को समझ नहीं आती, because it's a theoretical idea that I'm developing. I have presented, sorry. ये ऐसे है। सर आपको पेपर कैसा लगा? मतलब इट नहीं, वाज पेपर तो जबरदस्त है, मतलब बहुत डिटेल। ये पेपर जो है ये हर साल में कितनी दफा होते हैं? सर एक बार, एक बार। एक बार और होता है। कितने लोग होते हैं? सर ए, 1 मिलियन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर इट। अच्छा। सर प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज होती है, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। दे स्क्रीन आउट 15,000। ये 15,000 स्टूडेंट्स को सर ये पेपर दिए जाते हैं, जिसमें 7 पेपर्स आर सेम फॉर एवरीवन। 8th पेपर इज ऑप्शनल पेपर, सब्जेक्ट पेपर जो ये है। हाँ, अच्छा, ये वो है। हाँ ये वो है। सर जो एक मैंने आपसे पूछा था ना, देयर वाज नो गांधी तो कैसा होता, वो हाँ, जनरल आया था। वो पूरे 15,000 को वो क्वेश्चन लिखना था, जनरल स्टडीज। फिर सर इसमें 3,000 दे फर्दर स्क्रीन आउट। आई सी। उनका सर ये इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू लेता है। तो बड़ी सिलेक्शन है सर अल्टीमेटली। फिर उसके बाद 1,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सर आईसीएस इस, एग्जाम। इसके अंदर वो रिजर्वेशंस भी अप्लाई होती यस हैं? सर, यस सर, यस सर, 50, अराउंड 50%। अराउंड 50% है? यस सर, सर 22% फॉर शेड्यूल कास्ट एंड परहैप्स 27% फॉर ओबीसी। आई एम नॉट ओबीसी। श्योर बिकॉज आई डोंट कम, मतलब अब मैंने कभी ज्यादा उसके बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं, नहीं आई है। वाज जस्ट इंटरेस्टेड। मेरा तो ख्याल था 22% ही है। नहीं 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 कि सर, नहीं, अराउंड। ओबीसी के लिए भी हो चुकी हैं? यस सर, यस सर, ये मंडल कमीशन आई थी सर 90s में, हाँ, तो तब से लेकिन मुसलमानों के लिए कोई नहीं है रिजर्वेशन? नहीं। मुसलमानों के लिए कोई नहीं है सर। अभी 2 साल पहले सर प्रेजेंट गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन शायद वो जो बैकवर्ड होते हैं फाइनेंशियली उनके लिए लाई है। तो उसमें मुस्लिम्स जो बैकवर्ड होंगे, पसमानदा, वो उसमें जाएंगे सर। चलो, चलो, ठीक है। मदद सिर्फ कमजोर की होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और मैं समझता हूँ शेड्यूल कास्ट में भी जो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हैं उनको अवेल करना चाहिए, नॉट वो सर बाकी डिस्कशन चलता compete रहता करना है। चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। वो फिर डिस्कशन चलता है। ये आप लोगों का मसला है। ठीक है, ठीक है सर, आई एम रियली ठीक ऑनर्ड। है। ठीक है, और सर थैंक मैं यू। एक बार आइए। सबसे कहना चाहूंगा कि मैं आपका सर जो वो लिंक शेयर करूं उसमें अच्छा, प्लीज। एक और भी मेरी बात है। हाँ जी सर। मेरा जरा एक मैसेज दे दें कि
प्लीज मेरी जो है ना ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन यू नो इज फ्री। आई और लेकिन मेरी सब्सक्रिप्शन बहुत स्लो चल रही है, बिकॉज मेरे साथ वही लोग आते हैं जो ट्रूथ सीकर्स हैं, जो कम्युनल माइंडेड नहीं है। सो वी नीड ब्राइट पीपल टू कम अलोंग टू सपोर्ट मी। ठीक सर, है। इंटेलेक्चुअल लोगों का यूट्यूब में इतना बुरा हाल है। आई नो, क्या करूं मैं। सर आप एक कॉमेडी वीडियो आप बनाने लग जाओ, अभी आप देखो सर आपका कैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। आप जरा कोशिश करो हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, मैं अगर वो गालियां पाकिस्तान को देना शुरू कर दूं, फिर देखो मुझे कितने इंडिया यस, से वो आते हैं। यस सर। बट आई एम नॉट हेयर टू मेक मनी आउट ऑफ इट। आई एम देयर टू मेक पॉसिबल कि यार ठीक है, इतने डिफरेंसेस हैं, ये है वो है। सर आई डू रियली वी वांटेड यू शुड बी हर्ड इन बाय इंडियन स्टूडेंट्स, कि कम से कम सर जो ये मिथ फैल रखे हैं इनको अगर एक पाकिस्तानी आदमी बोलेगा ना सर, तो इट विल बी मच मोर ऑथेंटिक रादर देन एन इंडियन सेइंग। लोग कहते हैं तेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है यार, तू इसलिए हाँ, बोलता है। मैं ठीक है, ठीक है। आप अगर दोबारा भी बुलाएंगे तो आई विल कम। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल। लाइक द स्पिरिट। ओके बहुत सर। बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये आप